सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समास टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। समास टॉपिक आपको पता है, कल आप लोगों ने 3 समास बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। कौन कौन से आपने पढ़े थे? आपने पढ़ा था अव्ययी भाव समास, इसके अलावा आपने पढ़ा था द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। आज की इस वीडियो में हम द्वंद्व समास के विषय में पढ़ेंगे, कर्मधारय समास के विषय में पढ़ेंगे और तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि टोटल कितने प्रकार हैं समास के? 6 प्रकार हैं। तो चौथा क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के विषय में हम पढ़ेंगे। द्वंद्व समास सबसे आसान समास है। तो चलिए हम देखते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि 2 पद होते हैं, दोनों के दोनों प्रधान होते हैं और दोनों पदों के संबंध को जोड़ने के लिए च का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पितरौ, पितरौ में माता च पिता च। अब देखिए, जो द्वंद्व समास होता है दोस्तों, ये 3 प्रकार का होता है। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। एक एक के विषय में हम पढ़ेंगे अच्छे से। द्वंद्व समास भी बहुत इजी है। इससे पहले के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दे देती हूँ मैं। वहां पर भी जाकर के आप सभी विषयों को देख सकते हैं। केवल संस्कृत ही नहीं, सभी विषयों को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व क्या है। इतरेतर द्वंद्व में क्या क्या चीजें आती हैं? इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए, इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इसमें समान विभक्ति वाले 2 या 2 से अधिक पदों का बोध होता है। जैसे कि समस्त पद, देखिए समस्त पद का मतलब होता है पूरा सामासिक पद और ये समास विग्रह। तो राम लक्ष्मणो, यानी कि रामश्च लक्ष्मणश्च, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि राम और लक्ष्मण दोनों हैं और दोनों ही क्या है? दोनों आप देखिए, चाहे राम हो या लक्ष्मण हो, दोनों ही अपने आप में प्रधान है। दोनों भाई हैं और दोनों लोगों का नाम आप देखिए, दोनों यहाँ पर प्रधान है। राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है। इसके बाद देखिए, ईश कृष्णो, ईसा च कृष्णा च, यानी कि दोनों लोगों को बराबर महत्व दिया जा रहा है। यहाँ पर ये बात बताई गई है। जो द्वंद्व समास होता है इसमें यही बात बताई जाती है कि दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और इसमें देखिए, दोनों की विभक्ति समान होती है। जो इतरेतर द्वंद्व होता है उसमें दोनों की विभक्ति भी समान होती है। देखिए, रामश्च लक्ष्मणश्च, फिर ईसा च कृष्णा च। इसके बाद सुख दुखे, तो सुखम च दुखम च। इसके बाद अर्थ धर्मो, अर्था च धर्मा च। फिर फल मूल वृक्षा, तो फलम च मूलम च वृक्षा च। आपको मैंने जब समास की परिभाषा बताई थी, मैंने बताया था 2 या 2 से अधिक पदों को मिला करके जो नया शब्द बनता है या नए शब्द की रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला शब्द क्या है? फल, दूसरा है मूल यानी कि जड़ और तीसरा है वृक्ष यानी कि पेड़। तो फल, मूल और वृक्ष 3 पद हैं, तीनों को हमने क्या किया? अलग अलग किया। फलम च मूलम च वृक्षा च। इसके बाद देखिए, राम कृष्ण मोहना, ये आसानी से आप कर लोगे। राम कृष्ण और मोहन है तो रामश्च कृष्णश्च मोहनश्च। इस तरीके से इसका समास विग्रह हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है? समाहार, यहाँ से इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें समूह की प्रधानता होती है। इसमें समूह की प्रधानता होती है। समस्त पद समूह में सम्मिलित होते हैं, यानी कि जो समस्त पद होते हैं वो समूह में सम्मिलित होते हैं। जिन प्राणियों में परस्पर स्वाभाविक विरोध हो वहां पर भी समाहार द्वंद्व होता है। जैसे कि आम्र निम्बम, आम क्या होता है? मीठा होता है। आम क्या होता है? मीठा होता है। और होता है, विपरीतता है या फिर इनका स्वभाव क्या है? दूसरे से विपरीत है, यानी कि आम मीठा होता है। तो ऐसे पदों में भी कौन सा समास होता है? ऐसे पदों में भी समाहार द्वंद्व होता है। आम्रश्च निम्बाश्च, ये हो गया इसका समास विग्रह। समस्त पद का मतलब होता है पूरा सामासिक पद, और जो विग्रह होता है ये आपको पता है, इन्हें हम अलग अलग कर देते हैं। दधि घृतम, यानी कि दही और घी, तो दधि च और घृतम च। फिर गोमहिषम, यानी कि गाय और भैंस, तो गावश्च महिषाश्च। इसके बाद देखिए, अहिन कुलम, तो ये हो जाएगा अहिश्च नकुलश्च। इसके बाद आगे है पाड़ी पादम, यानी कि पाड़ी च पादव च। इसके बाद बदरा मलकम, यानी कि बदराणी च आमल कानी च। इसके बाद आगे है अहोरात्रम, तो ये हो जाएगा आहश्च रात्रिश्च। इसके बाद कुशा काशम है, तो ये हो जाएगा कुशाश्च
कासश्च, यानी कि कुश और कास। तो इस तरीके से आपने देखा। अब हम देखेंगे एक शेष द्वंद्व। समाहार द्वंद्व के बाद जो लास्ट है वो है एक शेष द्वंद्व, जहां समास करते समय वाक्य के दोनों पदों में से एक ही पद शेष बचता है तथा इनमें पुल्लिंग शब्द रहता है, एक शेष द्वंद्व कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए इसके समस्त पद दिए हुए हैं और विग्रह दिया हुआ है। तो इसमें सबसे आसान जो है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो पितरों, तो इसका जो समास विग्रह है वो क्या है, माता च पिता च, यानी कि पितरों में दोनों छिपे हुए हैं लेकिन हम लिखते केवल एक को ही है समस्त पद में, या जो सामासिक पद होता है उसमें हम लिखते केवल एक को ही है। अब पितरों को आप देख के समझो को केवल पिता कहा जा रहा है, लेकिन इसमें माता और पिता दोनों छिपे हुए हैं, तो माता च पिता च। इस तरीके से भ्रातरों, भ्रातरों में आपको क्या लग रहा है, केवल भाई लग रहा है, केवल भ्राता, लेकिन इसमें भगनी च भ्राता च, यानी कि भाई और बहन दोनों छिपे हुए हैं, तो भगनी च भ्राता च। फिर पुत्रों, पुत्रों को देखकर कोई किसी को भी ये लगा केवल इसमें पुत्र की बात की जा रही है, यानी कि लड़के की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पुत्रीश्च पुत्रश्च, पुत्री और पुत्र दोनों छिपे हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है इसके परिभाषा में कि जहां समास करते समय वाक्य के दोनों पदों में से एक ही पद शेष बचता है, यानी कि जब हमने विग्रह से समास किया तो सिर्फ एक ही पद बचा। माता च पिता च का क्या हो गया, पितरौ हो गया, केवल पिता हमने लिया। भगनी च भ्राता च में हमने क्या किया, भाई और बहन में से केवल भाई को लिखा। फिर पुत्री च पुत्रश्च में दोनों पुत्रों में आ गए। इस तरीके से बालकों में देखिए, बालकों में बालका च बालिका च, हंसों में हंसी च हंसश्च। इस तरीके से यहाँ पर केवल एक ही पद बचता है, शेष बचता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक शेष द्वंद्व कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर माता और पिता में से पितरों लिखा, भगनी च भ्राता च में से केवल भ्रातरों लिखा, पुत्री च पुत्रश्च में से केवल पुत्रों लिखा, इस तरीके से, इसीलिए इसे हम एक शेष द्वंद्व कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दोस्तों देखिए, जिस समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वह कर्मधारय समास कहलाता है, यानी कि जो दोनों पद होते हैं इसमें, दोनों के दोनों पदों में से एक क्या करेगा, दूसरे की विशेषता बताएगा, यानी कि विशेषण और विशेष से होते हैं यहाँ पर। इस प्रकार सामासिक पद एक विशेषण, विशेष व उपमा उपमेय से मिलकर के बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं समस्त पद इसके भी और विग्रह कैसे करेंगे। तो महापुरुष यानी कि महान पुरुष है, यहाँ पर क्या हो रहा है, महान पुरुष, यानी कि यहाँ पर देखिए पुरुष तो है लेकिन वो क्या है, महान है। तो ये जो महान है ये क्या है, विशेषता है, किसकी, पुरुष की। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए, इसीलिए यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। आप देखिए कृष्ण सर्पा, कृष्ण मतलब काला, सर्प मतलब सांप, काला सांप, कृष्ण सर्पा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कृष्ण मतलब काला, जो रंग होते हैं वो सभी क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, काला पीला नीला हरा ये सब विशेषण होते हैं। और सर्प क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। तो इस तरीके से कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्पा। परम राजा, परम राजा। इसके बाद श्वेत कृष्णा, श्वेत चासो कृष्णा। विद्या धनम, विद्या एवं धनम, यानी कि विद्या रूपी धन। इसके बाद वीर पुरुष, वीर मतलब क्या होता है, वीर जो है ये क्या है, ये एक विशेषता है, पुरुष की विशेषता बता रहा है वीर। तो वीरा च असो पुरुष, यानी कि वीर है जो पुरुष। फिर इसके बाद महात्मा, महान च असो आत्मा। महात्मा बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, महात्मा में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सुंदर पुस्तकम, सुंदर है पुस्तक, सुंदर किस विशेषता बता रहा है, किसकी, पुस्तक की। तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया, तो सुंदरम पुस्तकम। महाराजा, महाराज यानी कि महान राजा, तो महान च असो राजा। इसके बाद मुख कमलम, अब यहाँ पर आप देखिए रूपक अलंकार आ गया, मुख कमलम यानी कि जो मुख है वो बिल्कुल कमल है, तो इस तरीके से मुखम कमलम इव। इसके बाद घन श्यामा, तो ये हो जाएगा घना इव श्यामा। पुरुष व्याघ्र, पुरुषः व्याघ्र इव। तो इस तरीके से यहाँ पर उपमा उपमेय रूपक और विशेषण इन सभी का प्रयोग होता है कर्मधारय समास में। इसके बाद अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तत्पुरुष समास होता है इसमें जो उत्तर पद होता है, यानी कि जो बाद वाला पद होता है, दोनों पदों में जो बाद वाला होता है वो प्रधान होता है। जैसे कि राजपुत्र में पुत्र प्रधान होगा, राज मंदिरम में मंदिर जो होगा वो प्रधान होगा। तो इस तरीके से प्रथम पद में द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियां लगती हैं।
इसका विग्रह विभक्ति के अनुसार या कारक के अनुसार किया जाता है, जैसे कि राजपुत्र, राजमंदिरम आदि। अभी इसको हम एक एक को समझेंगे। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास के भेद में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा द्वितीय तत्पुरुष। देखिए द्वितीय तत्पुरुष में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसके पहले पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसके उत्तर पद में कतः प्रत्यांत होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय यानी कि कर्म कारक। तो देखिए गजारूढ़, गजम आरूढ़ यानी कि गज पर सवार। शरणापन्ना यानी कि शरण को गया हुआ, तो शरणम आपन्ना। कृष्ण श्रिता यानी कि कृष्णम श्रिता। इसके बाद ग्राम गता यानी कि ग्रामम गता, गांव को गया हुआ। फिर धनापन्ना, धनम आपन्न यानी कि धन को प्राप्त करना। कूप पतिता, कूपम पतिता यानी कि कुएं में गिरा हुआ। इसके बाद जो तृतीय विभक्ति है वो है, इसके पहले पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसके पहले पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले देखिए धनहीना यानी कि धनेन हीना, धन से हीन यानी कि जिसके पास धन नहीं है। फिर मास पूर्व यानी कि मासेन पूर्व। आचार कुशला, आचारेण कुशला यानी कि आचार व्यवहार में कुशल व्यक्ति। हरित्रात, हरिणा त्राता। इसके बाद ज्ञानहीन, ज्ञान से हीन। धन से हीन, ज्ञान से हीन यानी कि जो तृतीय विभक्ति होती है, आपने पढ़ा ही होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर जब से आएगा, से चिन्ह आएगा तो इसमें तृतीय विभक्ति होगी इस तरीके से। इसके बाद देखिए दानार्था, दानेन अर्था, दान के अर्थ में। अब चतुर्थी विभक्ति हम देखेंगे। इस समास में पहला पद चतुर्थी विभक्ति में रहता है, जैसे कि भूत बलि, भूताय बलि। गो रक्षितम, गवे रक्षितम। इसके बाद गोहितम, गवे हितम। भूत बलि, भूताय बलि आपने देखा ऊपर भी। पाठशाला, पाठायशाला। पाकशाला, पाकाय शाला यानी कि पकाने के लिए जो शाला होती है जहां पर खाना बनता है, जिसे हम किचन कहते हैं आज, उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, पाकशाला कहते हैं। इसके बाद पंचमी विभक्ति या पंचमी तत्पुरुष समास है। तो इसमें देखिए इसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो बंधन मुक्त यानी कि बंधनात् मुक्ता। दोस्तों जो पंचमी विभक्ति होती है यानी कि अपादान कारक जो होता है, अपादान कारक, इसमें अलग होने का बोध होता है। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिर रहे हैं वृक्ष से, तो वृक्ष से क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें चीजें अलग होती है, जैसे कि गृह निर्गता यानी कि घर से बाहर निकलना। स्वर्ग पतिता, स्वर्गात पतिता या स्वर्ग को गया हुआ। इसके बाद देखिए व्याघ्र भीता, व्याघ्रात भीता यानी कि जो पंचमी विभक्ति होती है उसमें अगर डर या भय भी लगता है किसी को, जैसे अभी आपने देखा कि अलग होने का बोध होता है और किसी से डर या भय भी लगता है, तो भी पंचमी विभक्ति होती है, जैसे कि व्याघ्र भीता यानी कि शेर से भयभीत होना। प्रेत भीता, प्रेतात भीता यानी कि भूत से डर लगना। सर्प भीता यानी कि सांप से डर लगना। धर्मच्युता, धर्मात् च्युता, ये भी क्या होगा, ये भी पंचमी तत्पुरुष का एग्जाम्पल होगा। अब हम देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए गज राजा, गजा नाम राजा। राष्ट्रपति, राष्ट्र से पति, यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है षष्ठी विभक्ति में। राजपुरुष, राज्ञ पुरुष, राजा एक ही होता है। राजपुत्र, राज्ञ पुत्र। गंगा जलम, गंगा या जलम। इसके बाद देखिए देव भाषा, देवा नाम भाषा, देवों की भाषा क्या है, संस्कृत है, तो संस्कृत में क्या हो गई, एक विशेष भाषा हो गई। नदी तटम, नद्याः तटम। धर्म सभा, धर्मस्य सभा। इसके बाद सूर्योदय, सूर्यस्य उदय। जल प्रवाह, जल प्रवाह। इस तरीके से आपने षष्ठी तत्पुरुष देख लिया। अब हम देखेंगे सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में क्या क्या होता है, देखिए इसके समस्त पद और ये रहे समास विग्रह। तो सभा पंडिता, सभायाम पंडिता। वाक प्रवीण यानी कि वाची प्रवीण यानी कि जो बोलने में प्रवीण होता है, यानी कि बोलने में उत्तम व्यक्ति, या फिर ये कहें
जो बहुत ही अच्छे से अपने विचारों को प्रकट कर लेता है शब्दों के माध्यम से, यानी कि वाक बोलने में अच्छा व्यक्ति, जिसे बहुत अच्छे से बोलने आता है। शास्त्र प्रवीण है, शास्त्र में प्रवीण यानी कि शास्त्र में निपुण व्यक्ति। कला कुशल है, कलायाम कुशल है व्यक्ति, कला में कुशल व्यक्ति। व्यवहार चपला, व्यवहार चपला यानी कि व्यवहार कुशल व्यक्ति आप कह सकते हैं, या व्यवहार से चंचल भी आप कह सकते हैं। दान वीर है, दाने वीरा, दानों में वीर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि जो सप्तमी विभक्ति होती है इसमें कोई ना कोई विशेषता होती है एक व्यक्ति की। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पूरा तत्पुरुष समास पढ़ लिया। इसके बाद तत्पुरुष समास, आपने यहाँ तत्पुरुष समास पढ़ा, इसके अलावा आपने आज क्या पढ़ा, द्वंद्व समास पढ़ा और कर्मधारय समास पढ़ा। तीनों समास इस तरीके से आज यहाँ पर जो समास टॉपिक है आपने पूरा क्लियर खत्म कर लिया। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो दोस्तों आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। तो दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को ज्वाइन करिए। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स। और आप लोग इसके अलावा अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, समास आपकी संधि हो गई, समास हो गया, महेश्वर सूत्र हो गया, प्रत्याहार हो गया, वर्णमाला पूरा मैंने पढ़ा दिया है। अब आपको क्या पढ़ना है आप लोग को संस्कृत में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि वही टॉपिक मैं स्टार्ट करूं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे पूछिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।